आप सभी को सुप्रभात। आज के हम इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी का एक कहानी यह भी। तो चलिए कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम लेखिका के परिचय प्राप्त कर लेते हैं, लेखिका के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में वो लेखिका बनी, किन किन चीज़ों का उनके जीवन में प्रभाव रहा। तो चलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ा गपशप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। परंतु इनकी इंटर की जो शिक्षा दीक्षा हुई, 10वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई हुई वो अजमेर में हुई, राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हिंदी में एमए किया। उसके बाद उन्होंने मिरांडा हाउस कॉलेज, जो दिल्ली का एक प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पर अध्यापन कार्य किया। और अध्यापन के पश्चात उन्होंने लेखन का कार्य पुरजोर किया, मीन्स अच्छे से किया, ठीक है। तो उसमें कुछ हम देखेंगे, अन्य जानकारियाँ हम देखेंगे कि मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। चलिए, इनके पिताजी का नाम सुख संपत राय था, सुख संपत राय भंडारी। वो खुद एक जाने माने लेखक थे अपने ज़माने के, और इनके पति भी लेखक थे जिनका नाम था राजेंद्र यादव, जिनसे इनकी शादी हुई। उनके पति जो राजेंद्र यादव हैं वो भी एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक थे हिंदी के। हाँ, चलिए आजकल देखते हैं है क्या। फिर उनकी मृत्यु कब हुई? अभी हाल ही में हुई, 2021 में, 15 नवंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? मन्नू भंडारी जी की। चलिए, फिर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? स्वतंत्रता के पश्चात, स्वातंत्र्योत्तर मीन्स स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, 1947 के पश्चात, ठीक है। क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, देखते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सब क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी, महाभोज, ये 2 उपन्यास हैं उनकी, ठीक है। और 1 इंच मुस्कान भी है, 1 इंच मुस्कान उनकी जो रचना है, 1 इंच मुस्कान, वो भी एक उपन्यास है, ठीक है। और हमारा जो पाठ इस CBSE के पाठ्यक्रम में लिया गया है, यह कहानी एक भी, ये आत्मकथा है। यह पुस्तक छपी थी 2007 में, और इस पुस्तक के कुछ अध्याय के कुछ भागों को लिया गया है, मीन्स कुछ पृष्ठ यहाँ से लिए गए हैं, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं इसके अलावा उन्होंने और क्या किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों में पटकथाएं लिखी, स्क्रिप्ट लिखा, सीरियल्स जो टीवी में आते हैं उनका पटकथा भी लिखा, स्क्रिप्ट भी लिखा इन्होंने। और उनको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई, बहुत सारे सम्मान दिए गए, जैसे कि साहित्यिक उपलब्धियों में क्या है उनका शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। मन्नू भंडारी जी की कहानी की कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं वो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ हों या उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी है। भाषा एकदम कठिन प्रयोग नहीं करते, और शिल्प जो कला है, मैं जो भाषा शैली है, जिस शैली से ये लिखते हैं, ये भी उतना कठिन नहीं है, सरल और सहज होता है इनकी रचनाओं में। और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है, मीन्स जिंदगी के ऐसे अनुभवों को हमारे साथ साझा करती हैं जो सच हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी काल्पनिक हो, बहुत सारा कल्पना कर लिया और लिख दिया जो सच से परे हो, ऐसा नहीं है। वो ज़िंदगी की उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करती हैं, साझा करती हैं, लिखती हैं, जो प्रामाणिक हैं, जो सच हैं, जो हर जनमानस को आकर्षित करती हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। और उनकी रचनाओं की एक और विशेषता है, वो क्या है? स्त्रियों की अनुभूतियाँ, मीन्स स्त्री वर्ग क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है समाज में, घर में, देश में, उनकी स्थिति क्या है, उनके मनोभाव क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें साझा करती हैं हमारे साथ, लिखती हैं अपनी रचनाओं में, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए, अगर एक पुरुष लेखक है तो वो अपनी अनुभूतियों को जितनी अच्छी तरह से लिख सकता है, शायद ही
बहुत कम ही ऐसे लेखक होते हैं जो स्त्रियों के मनोभाव को भी अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, बहुत ही कम आप ऐसे लेखक देखेंगे। परंतु अगर एक लेखिका है जो स्वयं जो कहना चाहिए महसूस करती है, जो अनुभव करती है, अगर उसको वो लिखती है तो ज़्यादा प्रामाणिक होता है, ज़्यादा कहना चाहिए सच होता है और ज़्यादा कह सकते हैं वो सत्यता से निकट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। 3 विशेषताएं जो हमको याद रखने वाली हैं। पहली, इनकी भाषा सरल और सहज होती है, शैली भी सहज और सरल होती है, समझने लायक होती है, सामान्य होती है। दूसरी, ये जीवन के उन अनुभूतियों को, उन कहना चाहिए मानव मूल्यों को प्रस्तुत करती हैं जो प्रामाणिक हैं, ठीक है। और तीसरी इनकी क्या है, स्त्रियों के मनोभाव क्या हैं उसकी अभिव्यक्ति भी इनकी रचनाओं में मिलती है। तो 3 विशेषताएं आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, ये आया कहाँ से, ये कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या है, इसका थोड़ा हम प्रस्तावना देख लेते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। 2 शब्द हमको समझना है। ये जितने भी पंक्तियाँ मैंने पढ़ी, जितने भी लाइन्स मैंने पढ़े, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? मन्नू भंडारी जी ने आत्मकथा तो लिखा है, मन्नू भंडारी ने आत्मकथा लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है उन्होंने अपना, परंतु इसमें एक अलग बात यह है कि इसमें सिलसिलेवार नहीं है। क्रमशः जैसे पैदा हुए, उसके बाद पढ़ाई हुआ, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होकर शादी हुआ, फिर लेखिका बनी, ऐसे सिलसिलेवार क्रमशः ये लिखा नहीं गया है। एक ऑर्डर में ये लिखा नहीं गया है कि पहले ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा नहीं गया है, क्रमशः नहीं है। ये अपने उन अनुभवों को और उन बातों को लिखती हैं जो उनके लेखिका बनने या लेखक बनने में सहायक रही। कैसे वो लेखक बनी और किन किन लोगों का लेखक बनने में प्रभाव रहा उनकी ज़िंदगी पर, सिर्फ इन्हीं बातों का उन्होंने जिक्र किया है और इसको विस्तार से बताया है। चलिए देखते हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं कह रहा था ना कि अपने पूरे इस आत्मकथा में उन्होंने लेखिका वो कैसे बनी यही लिखा है। और हमारे जो इस पाठ जो दिया गया है हमारे पुस्तक में, यहाँ पर बात सिर्फ 2 लोगों की गई है विशेष तौर पर। उनके पिताजी का उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव रहा, उनकी लेखिका बनने पर क्या प्रभाव रहा, और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका जो महाविद्यालय में पढ़ाती थी, उनकी जो टीचर थी, प्राध्यापिका थी, प्रोफेसर थी, उनका नाम था शीला अग्रवाल। तो उनका मन्नू भंडारी जी के जीवन पर क्या प्रभाव रहा, उनकी लेखिका बनने में कैसे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका जिक्र इस पाठ में अच्छे से किया गया है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है। देखिए, मन्नू, कोई भी, हम सब ये जानते हैं और मानना भी पड़ेगा, ठीक है, कि क्या है कि कोई भी जन्म लेता है, पैदा होता है तो सामान्य ही होता है। वह अपने कर्मों से असामान्य बन सकता है, महान बन सकता है, ठीक है। तो मन्नू भंडारी जी के साथ भी यही हुआ कि कैसे वो एक साधारण लड़की पैदा हुई थी, कैसे वो बचपन से लेकर जवानी आई, फिर उनका कहना चाहिए बुढ़ापा आया, मृत्यु हुई, कैसे एक सफ़र रहा, कैसे वो लेखिका बनी, कैसे एक सामान्य लड़की से एक विशेष लेखिका बनी। इसके प्रारंभिक पड़ाव को इसमें बताया गया, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्तर कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था को इसमें बताया, प्रारंभिक चरण को इसमें बताया गया है कि शुरू में वो कैसे सोचती थी, लेखिका कैसे बनी, लेखिका बनने के सफ़र का प्रारंभिक पड़ाव, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। सन 46-47 की आज़ादी के आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो इसमें हम इस पाठ में 3 चीज़ें देखेंगे। 3 चीज़ें प्रमुख क्या क्या हैं? मन्नू भंडारी जी के पिताजी का उन पर क्या असर रहा। पिताजी भी एक लेखक थे, सुख संपत राय भंडारी,
दूसरा, उनकी प्रोफेसर प्राध्यापिका शीला दीक्षित का उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा? शीला दीक्षित का क्या प्रभाव रहा? ठीक है, और यहाँ पे शीला दीक्षित नहीं, एक मिनट, अग्रवाल, शीला अग्रवाल, दीक्षित बोल रहा हूँ, शीला दीक्षित तो हमारी मुख्यमंत्री थी उधर, नहीं, हाँ मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। चलिए, शीला अग्रवाल। और तीसरा प्रभाव था आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम का उनके जीवन पर क्या असर रहा, कैसे उसमें वो भाग ली, बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने। 46-47 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कह सकते हैं विरोध करने की, चलिए दिखाता हूँ मैं, एक उनकी जो व्यक्तित्व की पहचान है विरोध करना, गलत चीज़ों का या उनको जो चीज़ नहीं पसंद उसका विरोध बड़ा तगड़ा करती थी, वो बड़ा ज़ोर शोर से उनका विरोध करती थी। और इसकी झलक हमको वहाँ दिखेगी जब वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती है। तो ये उनमें क्या क्या था, उनका उत्साह कितना था, उनमें ओज, उनमें बल, उनमें कांति कितनी थी और उसको संगठन करने की क्षमता कितनी थी, एक लीडर थी वो, एक नेतृत्व करने की कितनी क्षमता थी उनमें। यह 46-47 के आंदोलन में भाग लेने से पता चलता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था हमारे मन्नू भंडारी का। तो अब हम पाठ प्रारंभ करेंगे। हम उनके बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, कहाँ पैदा हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किन किन चीज़ों का प्रभाव हुआ उनकी लेखिका बनने में, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये भी हमने देखा और अभी एक झलक ही पाई है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन बातों का कैसा असर रहा और इसमें उनका व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ, कैसे आगे इसकी रचना हुई, कैसे वो एक विशेष व्यक्तित्व बनी आगे जाकर, ये सब चीज़ हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं, एक एक लाइन लेते हैं, एक एक पंक्तियाँ पढ़ते जाते हैं। एक कहानी यह भी, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। सॉरी, चलिए, जन्मे तो वो मध्य प्रदेश के, हमने पढ़ चुका है भानपुरा में उनका पैदाइश थी, पैदा हुए थे वहाँ पर, परंतु उनको चीज़ें कहाँ से याद हैं, उनकी जहाँ से याद है उनकी चीज़ें, मीन्स वो पैदा हुई थी मध्य प्रदेश में, परंतु मध्य प्रदेश की कोई यादें नहीं है उनके पास, बहुत छोटी थी और वो उनको वो मध्य प्रदेश का जीवन याद नहीं है जहाँ वो पैदा हुई थी, परंतु उनकी जो यादों का सफ़र है, उनकी जो यादों का क्रम है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है अजमेर, राजस्थान के एक मोहल्ले से, ब्रह्मपुरी मोहल्ले से, जिनमें उनका एक 2 मंजिला घर था और ऊपर वाले मंजिल में किसका साम्राज्य था, किसका अधिकार क्षेत्र था। ऊपरी मंजिल में, सबसे टॉप फ्लोर में, ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे उनके, और पिताजी स्वयं एक लेखक थे और सब तरफ बिखरी हुई होती थी पुस्तकें, ठीक है, पत्रिकाएँ। यहाँ पर क्या लिखा, निहायत मीन्स अत्यधिक, बेहद अव्यवस्थित, बेढंग इधर उधर पड़े रहते थे बुक्स, किताबें, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, ठीक है। कभी वो पढ़ते रहते थे तो कभी वो डिक्टेशन देते रहते थे, मीन्स वो लेखक थे, लिखवाते थे, बोलते जाते थे, कोई लिखते जाता था, डिक्टेट करवाते थे अपनी कहानियाँ, अपनी रचनाएं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है। वो कहती हैं कि मेरी यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमारा क्या था, एक 2 मंजिला मकान था और ऊपर वाले मंजिल में कोई नहीं जाता था, पूरी तरह से वो पिताजी का था, मीन्स पिताजी का अधिकार क्षेत्र में आता था, उनको वहाँ कोई परेशान नहीं करता था, वो उधर ज़्यादा रहते थे। और उनका जो कमरा था
वो कैसा था, बिखरा हुआ रहता था। इधर पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें बिखरी होती थीं, तो कभी तो क्या करते रहते थे, कभी वो पढ़ते रहते थे, तो या तो कभी डिक्टेट करते रहते थे, मीन्स कहानी लिखवाते रहते थे, बोलते थे, कोई लिखते जाता था। तो सबसे पहले हम पिताजी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उनके पिताजी मन्नू भंडारी के पिताजी स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक थे, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य मीन्स अधिकार क्षेत्र कह सकते हैं। हाँ, नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। व्यक्तित्व विहीन मीन्स जिनका कोई महत्व न हो घर में, ऐसा होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, माँ जो होती थी घर की, मैं तो कहता हूँ सिर्फ नौकरानी होती थी, मीन्स सिर्फ वो काम करती थी, ठीक है, बच्चों का ख्याल रखती थी, घर का काम करती थी, ठीक है, और किसी भी महत्वपूर्ण घटना में या किसी महत्वपूर्ण काम में वो भाग नहीं लेती थी। पिताजी या फिर जो पुरुष वर्ग होते थे घर के, वही सारा काम करते थे। इसलिए मन्नू भंडारी क्या लिखती हैं, देखिए, नीचे हम सब भाई बहन, उनके जो भाई बहन थे सब उनकी माँ के साथ रहते थे। माँ कैसी थी, बेपढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और क्या थी, व्यक्तित्व विहीन कहा है, जिनका कोई अपना वजूद नहीं था, जिनका कोई अपना पहचान नहीं था। पिताजी देखो कितने सुप्रसिद्ध रचनाकार, लेकिन माताजी का कोई व्यक्तित्व ही नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, हाँ, अपना कोई वजूद नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, सिर्फ वो काम करती थी। ठीक है, माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में सदैव तत्पर रहती थी। मीन्स फरमाइश करते हैं ना हम, मम्मी ये बना दो खाने के लिए, मम्मी मेरा कपड़ा धो दो, तो वो बच्चों की फरमाइश पूरा करते करते और अपने पति की आज्ञा मानते, ऑर्डर मानते मानते, क्या कहना चाहिए, उनका ज़िंदगी ख़त्म हो रहा था। मीन्स वो सदैव तत्पर रहती थी। पहले के ज़माने में माँ कैसी होती थी, आज भी है, नहीं कहता कि आज नहीं है, परंतु उस ज़माने में आज से 50-60 साल पहले अलग ही बात थी। माँ, पति जिसके लिए भगवान है और बच्चे जिसके सपने हैं, बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो बच्चों की फरमाइश, उनके ऑर्डर, उनकी मांग पूरा करते करते और अपने पति की आज्ञा मानने को हमेशा सदैव तत्पर रहती थी, हमेशा वो तैयार रहती थी। पति जो कहते थे वो करती थी, और बच्चे जो मांग करते थे, जो फरमाइश करते थे, उनको पूरा करती थी। तो ऐसा करते करते उनका दिन गुजरता था। और बड़ी बात क्या है, हमेशा तैयार रहती थी उसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि बेमन से वो करती थी, हमेशा तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े थे, और शिक्षा के वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि इन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। अपने पिताजी के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि जब उनके पिताजी मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश थे, वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए थे, अजमेर राजस्थान, ठीक है, वहाँ चले गए थे। ठीक है, क्यों, कुछ हुआ होगा, आगे पढ़ेंगे हम। जब वो मध्य प्रदेश में रहते थे तो अच्छा ठाट बाट था उनका, अच्छा नाम था, प्रतिष्ठा था, पैसा था, धन संपत्ति था, अच्छा नाम था। कांग्रेस पार्टी से वे जुड़े हुए थे और समाज सुधार के काम करते थे उसके पिताजी। और सिर्फ बात नहीं करते थे, शिक्षा देने की बात नहीं करते थे, ना ही सब समाज सुधार, सिर्फ बातें नहीं किया करते थे, वो वास्तव में उन कामों को करके भी दिखाते थे। जैसे 8-8, 10-10 लोगों को अपने खर्चे पे पढ़ाते, घर बुला के रखते, घर में रखते, उनको उनका शिक्षा दीक्षा करवाते। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनको घर लाते थे और उनको अपने खर्चे पर पढ़ाते थे। और वही बच्चे बाद में जाकर क्या बने, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ऑफिसर बने, बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचे, ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ठीक है, ये ऐसे पिताजी थे उनके। मीन्स वो सिर्फ बातों के समाज सुधारक नहीं थे, वो काम करके भी बताते थे। मीन्स वो भले व्यक्ति थे। तो पिताजी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे आप क्या करेंगे, चरित्र चित्रण कैसे हो रहा है, पिताजी के बारे में वो क्या क्या बोल रही है। ठीक है, पहला शब्द, जब वो मध्य प्रदेश में थे, वह अमीर थे, पैसा वैसा था उनका, एक समाज सुधारक थे, वो समाज सुधारक थे, सिर्फ बातों से नहीं, समाज सुधारक नहीं, वो करके भी बताते थे। तीसरी बात, वो एक भले इंसान थे, भला आदमी, भला इंसान, गुड मैन कह सकते हो, अच्छे आदमी थे। ठीक है, जो जो बातें वो लिखते जाती हैं, आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, उसको आप लिखते जाएं।
चलिए देखते हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। खुशहाली के दिन क्या होता है, मीन्स उस समय वो अमीर थे, पैसा वैसा अच्छा खासा था घर में। देखो भैया, आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आपके माँ जब मदद करने के लायक हों, आपके पास पैसा है, तभी आप किसी 8-10 लड़कों को घर में रखकर पढ़ा सकते हैं। तो अमीर थे, अच्छा खासा पैसा था उनके पास, तो वो समाज सेवा करते थे। दरियादिल इंसान थे। दरियादिली क्या होती है, उदारता। ये उनकी उदारता के दिन थे, दरियादिल थे, कितने वो काइंड थे, लोगों की कितना मदद करते थे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस रचना की। देखिए वो क्या लिखते हैं। एक तरह वह कोमल, बहुत ही कोमल व्यक्ति, बहुत ही कोमल थे, शांत स्वभाव के थे, और एक शब्द प्रयोग किया है, संवेदनशील थे। संवेदनशील मीन्स दूसरों की समस्याओं को समझते थे, उनमें संवेदना थी, महसूस कर सकते थे अगर कोई किसी समस्या में है तो। वो एक तो कोमल थे और संवेदनशील थे, एक और, तो दूसरी ओर क्या थे, बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर और अहंवादी। बहुत ही अहंवादी। कैसे अहंवादी, क्रोधी, बहुत ही क्रोधी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग वास्तव में होते हैं। कैसे, ये समाज के लिए, समाज में वो दूसरों को दिखाने के लिए, मीन्स घर के बाहर वो कैसे हुआ करते थे, बहुत ही शांत, कोमल, संवेदनशील, और घर आते ही वो बहुत अहंकारी, अहंवादी और क्रोधी व्यक्ति थे। ऐसे लोग हम जरूर देखेंगे। ऐसे लोग आप हमारे आसपास ही देख लेंगे कि घर में कुछ और बाहर कुछ, मीन्स घर में कितना गुस्सा, कितना रौब, कितना अहंकार भरा है मन में। ठीक है, बाहर जाते ही वो पूरी तरह से अलग व्यवहार करते हैं, अपने आप को अलग ही दिखाते हैं। मीन्स ऐसे लोग क्या होते हैं कि समाज में उनकी छवि कैसी है, समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में वो खुद बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मीन्स वो अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं बाहर में, और घर के अंदर जैसे हैं वैसे हैं। किसी भी बातों पर वो एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा क्रोध करेंगे, घर में अहंकारी होंगे, अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन बाहर में वो अपने आप को पूरी तरह से अलग प्रस्तुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति थे मन्नू भंडारी जी के पिताजी। कौन, सुख संपत राय भंडारी। देखिए वो अमीर थे तो लोगों की मदद करते थे, समाज सुधारक भी थे, भले इंसान थे। ये सब चीज़ बाहर के लिए था, घर के बाहर, और घर के अंदर आते ही वो कठोर हो जाते, अहंवादी हो जाते, क्रोधी व्यक्ति हो जाते। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या लिखा है। यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिताजी थे। एक बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। देखिए ये क्या मन्नू जी कहते हैं, मन्नू जी कहती हैं कि क्या कहते हैं वो, कि ये जो अमीर होना, समाज सुधारक होना, भला इंसान होना, या कठोर होना, या अहंवादी होना, ठीक, देखो इन तीनों की बात किया गया है। इन तीनों की बात क्या, कि अमीर थे, समाज सुधारक थे, भले इंसान थे। यह तो मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं है। चलिए ऐसा क्यों, क्योंकि वो अमीर थे, एक समाज सुधारक थे, भले इंसान कब तक थे पता है आपको, जब वो मध्य प्रदेश में थे, और जब तक मध्य प्रदेश में थे वो अमीर थे, समाज सुधार का काम करते थे। ठीक है, और जब वो मध्य प्रदेश में थे उस समय जो हमारी लेखिका हैं मन्नू भंडारी बहुत छोटी थी, उनको याद नहीं है, वो नहीं जानते ऐसा कुछ, वो कुछ ऐसा नहीं जानती कि उनके पिताजी अमीर थे, कभी समाज सुधार हुआ करते थे। उन्होंने सिर्फ सुना होगा, किससे, अपने घर वालों से, खास करके अपनी माताजी से, अपनी मम्मी से सुना होगा कि पिताजी बहुत भले इंसान थे, पहले समाज सुधारक थे, अमीर थे, लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन वो देखी नहीं है इनको। आज तो सिर्फ क्या दिखता है, भग्नावशेष। भग्नावशेष क्या होना, इस अमीरी का, इस समाज सुधार वाले इंसान का टूटा फूटा रूप, टूटा फूटा, जर्जर,
टूटा फूटा रूप दिखता है, खाली टूटा फूटा रूप दिखता है। मीन्स ये पहले हुआ करते थे, अब वो टूट गए ना, अब वो ऐसे हैं नहीं, उनका टूटा फूटा अवशेष ही दिखता है उनको। अपने पिताजी में ये अमीर होना, समाज सुधारक होना, ये एक भला इंसान होना, इसका सिर्फ टूटी फूटी अवस्था में ही लेखिका को मिलती है जब वो अजमेर जाते हैं। क्यों? एक आर्थिक झटका लगा, मीन्स वो गरीब हो गए, किसी तरह से उनको घाटा हुआ और वो बहुत गरीब हो गए। तो वो कहाँ चले गए? अजमेर चले गए, राजस्थान। और वहाँ पर पिताजी ने कौन सा काम किया? अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने दम पर उन्हें एक डिक्शनरी बनाई, शब्दकोश बनाया, हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, उसको विषयवार मीन्स एक ABCD के ऑर्डर में उन्होंने क्या किया? बनाना शुरू किया अपने दम पर। और ऐसा शब्दकोश उस ज़माने में, ऐसा शब्दकोश अपने हिसाब से पहला था, ऐसा शब्दकोश उसके पहले किसी ने बनाने का प्रयास नहीं किया था। वो प्रथम शब्दकोश था इस प्रकार का, मीन्स अंग्रेजी से हिंदी डिक्शनरी बना रहे थे उसके पिताजी, लेखक थे। चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छा है भग्नावशेष। फिर से आता हूँ मैं, जब वो मध्य प्रदेश में थे तो उनके पिताजी अमीर थे, समाज सुधारक थे, भले इंसान थे, परंतु यह सब बात लेखिका को नहीं पता, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसको ये सारी चीज़ें याद नहीं हैं। वो सारी चीज़ें सिर्फ सुनी हैं अपनी मम्मी से। लेकिन आजकल उन लेखिका को क्या दिखता है? इस समाज सुधार, इस अमीर और इस भले इंसान का टूटा फूटा रूप दिखता है, भग्नावशेष, टूटा फूटा रूप ही दिखता है, उसके सिर्फ अवशेष ही मिलते हैं। मीन्स थोड़ा थोड़ा झलक मिलता है इन चीज़ों का, हल्की फुल्की इन चीज़ों की झलक मिलती है। पिताजी अब वैसे नहीं रहे, पिताजी पहले जैसे अमीर और समाज सुधारक भले इंसान थे, अब वे वैसे नहीं रहे। उनका थोड़ा मोड़ा अवशेष जो बच गया, मीन्स थोड़ी मोड़ी झलक इसकी मिलती है, क्योंकि अब वो गरीब हो गए हैं। गरीब इंसान किसकी मदद कर सकता है बताओ? खुद की मदद तो कर ले, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इस गरीबी का पिताजी पर ज़बरदस्त असर हुआ। पहले अमीर थे, ठाट बाट के साथ रहते थे, शान शौकत के साथ रहते थे, 10 लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन ऐसे लोग जब गरीब हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, उनका सोच बदल जाता है, उनका व्यवहार, उनका चरित्र बदल जाता है। चलिए देखते हैं गरीबी का उनके पिताजी पर क्या असर हुआ। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। मीन्स कह सकते हैं ये जो उन्होंने डिक्शनरी बनाई ना, ये जो शब्दकोश बनाया अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश, यह उनको नाम, प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि बहुत दिया, बड़ा नाम हुआ कि ऐसा पहला डिक्शनरी बना दिया भंडारी जी ने, सुख संपत राय भंडारी जी ने इस प्रकार का पहला डिक्शनरी बना दिया। बहुत नाम हुआ पूरे देश में, परंतु इससे पैसा नहीं मिला, समझ रहे हो? इससे कोई आमदनी नहीं हुआ। और क्या हुआ? गरीबी एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इंसान को पूरा बदल देती है। तो भंडारी जी लिखती हैं, मन्नू भंडारी जी लिखती हैं कि जैसे वो गरीब हुए, पिताजी का सारा सकारात्मक, सारी अच्छाई ख़त्म होने लगी। जैसे जैसे वो गरीब होने लगे, पिताजी में जो सकारात्मक था, जो पॉजिटिविटी थी, सकारात्मक पहलू था, जो अच्छाई थी, जो भलाई थी, वो सब धीरे 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 ख़त्म होने लगा, निचोड़ना शुरू। गरीबी ने उनको एक बुरा इंसान बना दिया। बुरा इंसान मीन्स नकारात्मक हो गए, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, उनकी सोच बदल गई। जो 4 लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज वो बिल्कुल किसी की मदद नहीं करते। क्यों? पैसा ही नहीं है। तो गरीबी ने उनको बदलना शुरू कर दिया, गरीबी ने उनको सकारात्मक से नकारात्मक बना दिया, सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर दिया गरीबी ने, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। चलिए ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखती हैं वो? 2 चीज़ें, एक तो उनकी गरीबी, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति मीन्स सिकुड़ती मीन्स धीरे धीरे जो गरीबी थी वो आते जा रही थी, परंतु उनका घमंड कम नहीं हुआ कभी। पहले अमीर होते थे, शान शौकत से जीते थे, तो वो जो घमंड था, जो अहम था, जो प्राउड था, वो आज तक नहीं गया, भले गरीब हो गए। तो मीन्स बढ़ती हुई गरीबी और उनका अहंकार, इन दोनों की वजह से उन्होंने कभी ये जो कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं विवश हूँ, मैं असहाय हूँ, अपने बच्चों तक को नहीं बताया। कभी उन्होंने अपने बच्चों को यह शेयर नहीं किया, साझा नहीं किया कि
कि हम गरीब हैं। और इसका 2 रीज़न था, 2 कारण थे। उन्होंने कभी गरीब हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरी मदद करो, ऐसा कभी नहीं कहा। वो कह सकते थे, उनके 4-4 5-5 बच्चे थे, ठीक है, तो वो कह सकते थे कि अब तो मैं गरीब हो चुका हूँ, अब पूरा घर का जिम्मेदारी आप उठाओ, आप सारी चीज़ें करो। वो कभी बोले भी नहीं। क्यों? 2 चीज़ था, एक तो गरीब होते जा रहे थे, और इस गरीबी का असर क्या था? घमंडी भी थे वो। गरीब तो हो गए थे, लेकिन उनका घमंड नहीं गया था। पैसा गया था, लेकिन घमंड उनका गया नहीं था। और यही वजह था कि वो कभी इन बातों को बोला भी नहीं अपने बच्चों को, ठीक है, अपनी व्यवस्थाओं को कभी वो ना साझा भी नहीं किया अपने बच्चों के साथ। मीन्स कह सकते हो वो गरीब थे, पैसा गया था उनका, लेकिन घमंड नहीं गया था। घमंडी, बड़े घमंडी इंसान थे उनके, उसके पिताजी। आगे देखते हैं, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति मीन्स कम होते पैसा और बढ़ता घमंड, दोनों बहुत अच्छे शब्द यूज किए गए हैं यहाँ पर। देखिए, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति मीन्स कम होता हुआ पैसा और बढ़ता हुआ उनका घमंड। ये 2 कारण थे कि उन्होंने कभी अपने बच्चों तक को नहीं बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर माँ को कंपाती और थरथराती रहती। मीन्स देखो यहाँ क्या शानदार लिखा है इन्होंने। कहती है नवाबी आदतें, पहले अमीर थे तो नवाबी आदतें, राजाओं के जैसा उनका आदत है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छी मीन्स कह सकते ब्रांडेड चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें महंगी होंगी। ये नवाबी आदतें मीन्स राजाओं महाराजाओं के जैसा उनका आदत था पहले। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं मीन्स ऐसे लक्ष्य कह सकते हैं, ऐसी इच्छा या कामना जो पूरी ना हो, बहुत तकलीफ देती है। ऐसे सपने जो आप पूरा ना कर पाए हों, बहुत ही इंसान को तकलीफ देती हैं। और हमेशा टॉप पर रहना, शीर्ष पर रहना, हमेशा सफल होना, उसके बाद नीचे गिरना, ये बहुत दुख देता है। ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों का गुस्सा वो अपनी माँ पर निकालते थे। सारी चीज़ों का गुस्सा मन्नू भंडारी जी के माँ पर निकालते थे वो। मीन्स मन्नू भंडारी जी को जो पिताजी थे, संपत राय जी, क्या संपत राय था क्या, सुख संपत राय, उनका जितना भी गुस्सा था वो सारा गुस्सा किस पे निकालते थे? वो अपनी पत्नी और मन्नू की माँ पर निकलता था ये सारा गुस्सा। होता है ऐसा, आप गुस्सा हो तो जो सबसे कमज़ोर है घर में उस पर सारा गुस्सा उड़ेल दो, क्योंकि जो स्ट्रांग है, जो सक्षम है, उस पर गुस्सा करोगे तो फिर तो तुमको पलट कर जवाब देगा। तो सारा का सारा गुस्सा लेखिका के पिताजी लेखिका के माँ पर उतारते थे। और किस बात का गुस्सा था? गरीबी का गुस्सा था, गरीबी का। उनके नवाबी आदतें थीं और वो गरीब हो चुके थे तो इससे गुस्सा आता था। उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं मीन्स कुछ सपने, उसकी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छा पूरा नहीं हुआ था, इसका भी गुस्सा था, ठीक है। और क्या, और किस बात का गुस्सा था? और हमेशा अमीर होना, हमेशा प्रसिद्धि पाना, शीर्ष पर रहना, टॉप पे थे हमेशा और नीचे गिर गए मीन्स गरीब हो गए, इसका भी गुस्सा था। और ये सारा गुस्सा वो अपनी पत्नी और लेखिका की माँ पर उड़ेल देते थे, डराते धमकाते और कांप जाती थी उनका गुस्सा को देखकर। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते थे। देखो उसके पिताजी गरीब क्यों होते बताऊं? उनके अपनों ने उनको धोखा दिया था। लेखिका के जो पिताजी थे बहुत अमीर थे पहले, लेकिन अपनों के धोखा दिए जाने पर वो गरीब हो गए थे। तो आजकल वो किसी पे भरोसा नहीं करते, मीन्स पहले सब पे आंख मूंद के भरोसा कर लेते थे। जो लेखिका के पिताजी हैं वो आंख मूंद कर सब पे भरोसा कर लेते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा धोखा खाया अपनों के हाथों पर कि पूरा गरीब हो गए। इसलिए आजकल लोग किसी पे भरोसा नहीं करते। कभी कभी तो अपने बच्चों, अपने घर वालों पर भरोसा नहीं करते, अपने खुद के घर वालों पर भरोसा नहीं करते, खुद की बेटा बेटी पत्नी पे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि वो धोखा खाए थे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान बुरा ऐसे ही नहीं बन जाता। कभी कभी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण वो मजबूरन इंसान बदल जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी तो बचा बहुत है। समय क्या हो रहा है?
हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम आज एक ही वीडियो में पूरा कर लेंगे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। लेखिका कहती हैं कि मैं अपने पिताजी का गुणगान नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उनका गौरव गाथा नहीं गा रही हूँ, उनको अच्छा अच्छा नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं यह जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि पिताजी की कौन सी खूबी और कौन सी खामी मेरे अंदर में है। मीन्स पिताजी के कौन से अच्छी चीज़ें मेरे अंदर हैं और कौन कौन सी बुरी चीज़ें मेरे अंदर आई हैं, क्योंकि पिताजी और माताजी के गुण हम में स्थानांतरण होते हैं, हमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसको हेरिडिटी कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं इंग्लिश में। मीन्स जो हमारे पूर्वजों और पिता माता के जो गुण हम में आते हैं, ठीक है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। आनुवांशिकता, हिंदी में इसके लिए शब्द है आनुवांशिकता। अपने वंश से जो गुण हमको मिलता है उनको आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। तो वो कहती है कि पिताजी का मैं गुणगान नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में, मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में मेरे पिताजी के कौन से गुण दोष आ गए हैं, कौन सी खूबी है, कौन सी खामियां हैं, मेरे पिताजी के कौन सी अच्छी बातें मेरे अंदर हैं और मेरे पिताजी की कौन सी बुरी बातें मेरे अंदर हैं, यह मैं देखना चाहती हूँ। और वो कहती है कि कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। व्यक्तित्व की तुलना किससे की गई है? ताना बाना। ताना बाना क्या होता है? कपड़ा बुनते हैं ना, ऐसे कपड़ा कैसे बुना गया है? धागाओं को ऐसे फंसाया गया है, 1 2 ऐसे करके, ये धागा है और ऐसे क्या बनाया गया है? कपड़ा बना है ऐसे। ये ताना बाना होता है, कपड़ा जो जिससे बुना जाता है उसको ताना बाना कहते हैं। तो व्यक्तित्व के ताने बाने में मेरे पिताजी के कौन से गुण दोष आए हैं, कौन सी खूबी और खामियां हैं। तो ये समझ लो, एक एक धागा ये गुण और दोष है। ये गुण हो गया तो इधर वाला धागा दोष हो गया, ये दोष मान लो, और इधर गुण। तो जानना चाहती है कि मेरे व्यक्तित्व को किससे कंपैरिजन किया है, उन्होंने तुलना किया है इससे, इस ताना बाना से। तो इस ताने बाने में ये उनका, लेखिका का ये चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व में, इस पर्सनैलिटी में पिताजी का कौन सा गुण दोष आया है, वो सिर्फ बता रही है कि वो उनके पिताजी का क्या क्या असर हुआ है, पिताजी के व्यवहार का उस पर क्या असर हुआ है, यही बताना चाहती है। और कि जाने अनजाने या अनजाने और अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। वो कहती है कि मेरे अंदर मेरे पिताजी के कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, यह सिर्फ बताना चाहती हूँ। और यह बताना चाहती हूँ कि उनके अनजाने और अनचाहे व्यवहार के कारण मेरे अंदर कौन कौन से गुण दोष पैदा हो गए हैं। मीन्स कि उनके बिहेवियर को देखकर, वो चाहे वो जानकर करें, चाहे अनजाने में करें, या बिना चाहे करें, जैसे भी करें, उनके व्यवहार का मेरे अंदर क्या असर हुआ है, यह मैं बताना चाहती हूँ। ये कहती है मन्नू भंडारी कि जन्म से उनके कौन कौन से गुण दोष मेरे में आए हैं, और दूसरा उनके व्यवहार का मेरे अंदर क्या असर हुआ है, अच्छा असर हुआ है कि बुरा असर हुआ है, सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मरियल मीन्स दुर्बल, एकदम कमज़ोर मीन्स जो लेखिका है बचपन में कैसे थी? काली थी। और तुम जानते ही हो भारतीय समाज में उस ज़माने में और आज भी लड़की का काली होना कितना कष्टदायक है, कितना मुश्किल है, ठीक है। तो वो कहती है मैं बचपन से काली थी और मैं बहुत दुबली पतली और बहुत दुर्बल, बहुत कमज़ोर थी। मरियल मीन्स कमज़ोर। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। लेखिका खुद को यह प्रश्न करती है। वो कहती है कि मेरे जो पिताजी थे ना, पहले अपने बारे में बताते हैं कि मैं बहुत काली थी बचपन में और बहुत दुबली पतली और कमज़ोर थी। और पिताजी किसको अच्छा बोलते थे? पिताजी की कमजोरी क्या थी? गोरा रंग। मीन्स गोरे लोगों को पसंद करते थे पिताजी, अच्छे लगते थे उनको गोरे लोग, सबको लगते हैं। तो पिताजी की कमजोरी गोरा रंग था। और उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, उनसे 2 साल बड़ी थी, मीन्स
मन्नू भंडारी से बड़ी 2 साल बड़ी उनकी बहन, उसका नाम था सुशीला, जो वो दिखने में बहुत सुंदर थी, गोरी थी, हृष्ट-पुष्ट थी, स्वस्थ थी और हमेशा हंसमुख रहती थी। ठीक है, तो उसकी प्रशंसा करते थे पिताजी, उसकी तुलना मन्नू से करते थे। कहते देख तेरी बहन कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, हंसती रहती है, हैं। तो हमेशा हमेशा मन्नू जी का तुलना होता था, मन्नू जी का तुलना होता था अपनी बहन के साथ, जिसको वो सह नहीं पाती थी। और वो कहती थी कि शायद इसी का मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ है, गहरा प्रभाव पड़ा है कि मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और इतनी बड़ी लेखिका बनने के बावजूद भी उस बात से मैं उबर नहीं पाई हूँ। शायद वो बात मेरे अंदर अभी भी हीन भावना, मीन्स हीन भावना के अपने को छोटा समझना। देखो पिताजी उसको हमेशा छोटा बोलते थे, तू गधी है, तू नालायक है, तू काली है, तू अपने बड़ी बहन से सुंदर नहीं है। हमेशा तुलना करने से क्या हुआ है, लेखिका के अंदर एक हीन भावना पैदा हो गया है। वो अपने आप को छोटा समझती थी, घटिया समझने लगी थी। बार बार किसी को कुछ बोलते रहो तो वो वैसे ही सोचने लगता है, तो अपने आप को घटिया समझने लगी थी। और वो आज तक घटिया समझती है, शायद आज तक घटिया समझती है। वो बात उनके अंदर से नहीं गया है। इतनी बड़ी लेखिका बनने के बावजूद भी वो पिताजी का जो तुलना करना वो गया नहीं है, उसका असर अभी भी है। ठीक है, वो भूली नहीं है उस बात को। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखिकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। वो कहती है कि आज भी बड़े बड़े स्टेजेस में, बड़े बड़े मंच में जब मेरा नाम लिया जाता है और मेरे साथ बोला जाता है कि महान लेखिका, महान साहित्यकार, रचनाकार, ऐसे उपलब्धियों के बारे में बताते हुए, ऐसी प्रशंसा करते हुए जब मेरे को स्टेज में बुलाया जाता है, मंच में बुलाया जाता है, या जब मेरे बारे में अच्छा बोला भी जाता है, तब भी वो खुश नहीं होती। तब भी वो क्या याद आ जाता है, पिताजी का तुलना करना, अपनी बड़ी बहन के साथ पिताजी का तुलना करना, वह याद आ जाता है। पिताजी उसकी तुलना करते थे, उसको हमेशा घटिया बोलते थे, वो सारी बातें उनको याद आ जाती हैं और वो गड़ने जैसा हो जाती है, मीन्स वो धंस जाती हैं, वो बहुत दुखी हो जाती हैं इस बात को याद करके कि उसके पिताजी उसको कैसे बोलते थे बचपन में जो बातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसका असर बहुत गहरा होता है और ज़िंदगी भर रहता है। तो लेखिका कहती हैं आज मैं इतना मान सम्मान, यश, इतना सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, फिर भी उन बातों का असर नहीं गया है। आज भी उन बातों का असर है, आज भी मैं उन बातों को सोचकर बड़ी दुखी हो जाती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। वो क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे पिताजी बहुत शक्की थे, बहुत शक करते थे, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते थे वो। ठीक है, और उनके इस बात के लिए मैं उन पर गुस्सा करती थी, भन्ना जाती थी। वो कहती कि मैं बचपन में ना पिताजी पे बहुत गुस्सा करती थी कि पिताजी आप किसी पे भरोसा क्यों नहीं करते। लेकिन लेखिका कहती है जब मैं स्वयं बड़ी हुई और खुद मैं लोगों के हाथों विश्वासघात मिला, धोखा मिला, तो मैं खुद शक्की हो गई हूँ। वो कहती है मैं पहले पिताजी पे गुस्सा करती थी कि पिताजी आप इतने शक्की क्यों हो, लेकिन आज मैं बड़ी होकर स्वयं अपने जीवन में खुद शक्की हो गई हूँ, खुद किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने पिताजी के जैसा धोखा मैंने भी खाया ज़िंदगी में। ठीक है, वो कहती है कि पिताजी का कोई गलती नहीं था, बचपन में वो कभी धोखा खाए थे अपनी ज़िंदगी में, तो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते थे और इस बात के लिए मैं उन पर गुस्सा करती थी। परंतु बाद में मुझे समझ में आया कि जब मैं खुद स्वयं धोखा खाई, मैं जब खुद धोखा खाई तो मैं भी किसी पे भरोसा करने से रही, मीन्स मैं भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाई पिताजी के जैसे। देखो पिताजी का इसका ये शक करने वाला गुण भी इसके में आया, शक करने वाला जो गुण कहो या दोष कहो, ये भी उनके ऊपर उसके साथ आया। वो कहती है कि होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा से मेरी टक्कर चलती रही, वे तो न जाने कितने रूप में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। वो कहती है कि जिन पिताजी से मैं हर दिन किसी बात के लिए लड़ती झगड़ती रहती थी, मैं कहती थी कि आप गुस्सा करते हो पिताजी, आप तो शक्की हो, आप अच्छे नहीं हो। ठीक है,
जिन बातों के लिए वो अपने पिताजी के लिए गुस्सा करती थी वो सारी बातें आज उनमें हैं। उसके खुद के अंदर वो सारी बातें आ चुकी हैं। कौन कौन सी बातें? कभी वो निराश हो जाती है तो पिताजी के जैसे निराश होती है, कभी वो क्रोध करती है, प्रतिक्रिया देती है तो पिताजी के जैसे देती है, पिताजी जैसे देते थे उसके, तो कभी प्रतिछाया है मीन्स पिताजी के जैसे ही पूरा व्यवहार करती है। मीन्स जिन बातों के लिए अपने पिताजी से लड़ती झगड़ती रहती है, सुनिए, जिन बातों के लिए बचपन में मन्नू जी अपने पिताजी से लड़ झगड़ लेती थी, बहस कर लेती थी, वो सारी की सारी बातें आज उसके खुद के अंदर में आ चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कहती है कि लोग, यहाँ पर लिखा है, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। वो कहती है कि लोग अपने आप को मैं अलग हूँ, मैं हट के हूँ बोलते हैं कि नहीं। जैसे पिताजी बहुत बड़े लेखक थे तो ये क्या बोलती हैं, पिताजी से झगड़ा होता था, बोलती हैं मैं अलग हूँ पिताजी आपसे, मैं तो आपसे हट के हूँ। पहले सोचती थी कि मैं पिताजी से बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो पिताजी के जैसे ही बन गई। तो इस बात से वो बड़ी चौंक जाती है कि लोग आजकल क्या कहते हैं, सिर्फ बाहरी बनावट के आधार पर, मीन्स कोई मोटा है, कोई टकला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, इसी वजह से लोग बोलते हैं कि मैं अलग हूँ। नहीं तो उनका अगर व्यवहार देखा जाए तो अपने जो वंश के हैं उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो मैं इसको थोड़ा ईज आउट कर देता हूँ, थोड़ा आसान बना देता हूँ आपके लिए। वो कहती है कि भले हमारा शरीर अलग अलग हो, लेकिन हम व्यवहार तो अपने पूर्वजों जैसे ही करते हैं। अपने खानदान में जो रीत चली आ रही है हम वैसे ही व्यवहार करते हैं। हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, हमारे दादी के जैसे ही हम बनते हैं। भले हम दिखने में अलग होंगे, हम दिखते अलग हैं, लेकिन व्यवहार तो हम अपने पूर्वजों जैसा ही करते हैं। इसलिए तो इसने लिखा है कि जो अतीत है, जो पास्ट है, जो भूत है, भूत कहना जो भूतकाल है, बीता हुआ कल, वो कभी जाता नहीं है। बीता हुआ कल कौन है? उसके पिताजी। वो कहती है कि मैं चाहे जितना बोल लूँ कि मैं पिताजी से अलग दिखती हूँ, सिर्फ पिताजी से अलग दिखती हूँ, लेकिन मैं हूँ पिताजी के जैसे। और लोग इस बात को मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि मैं अलग हूँ। अलग कोई होता नहीं है, ठीक है, अलग कोई होता नहीं है। अपने ख़ानदान में जो जैसे होते हैं वैसे ही लोग पैदा होते हैं, कोई ऐसा अलग नहीं हो जाता है। वो कहती है कि मैं सिर्फ दिखने में अलग हूँ पिताजी से, लेकिन मैं व्यक्तित्व में, कैरेक्टर में, बिहेवियर में पूरी तरह से पिताजी के जैसे ही हूँ। मुझे भी लगता था कि मैं अलग हूँ, बचपन में मुझे भी लगता था कि मैं अलग हूँ पिताजी से, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई मैं पिताजी के जैसे ही बन गई। और कई लोग समाज में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात को मानते नहीं हैं। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है। वो कहती है कि लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, अपनी परंपरा, अपनी पीढ़ी को नकारते हैं। परंपरा को मीन्स अपने पुरानी चीज़ों को, अपनी परंपरा को, अपनी पीढ़ी को मीन्स अपने पूर्वजों को नकार देते हैं। बोलते हैं मैं अपने पिताजी जैसा नहीं हूँ, मैं अपने दादाजी जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अलग कोई होता नहीं है, सिर्फ दिखने में अलग होते हैं, पर उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने पूर्वजों के जैसा ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे घर में वैसा आदमी ही पैदा होता है। तो कहती है कि समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, परंतु हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। वो कहती है कि हम हल्का फुल्का अलग हो सकते हैं, समय के साथ हम अलग सोच सकते हैं, थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, थोड़ा मोड़ा हम अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम अलग नहीं हो सकते। अपने पूर्वजों से, अपने ख़ानदान से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से पूरी तरह से हम हट के नहीं हो सकते। हाँ, कुछ एक अलग हो सकते हैं, समय के हिसाब से हम और कुछ अलग दिशा में चलें और परिस्थिति के हिसाब से हम थोड़ा कुछ बदल जाएं, परंतु हम पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। वो कहती है कि मैं हल्की फुल्की अपने पिताजी से अलग हूँ, बट मैं पूरी तरह से अलग नहीं हूँ। उनका बहुत सारा गुण और दोष मेरे अंदर भी है। चलिए देखते हैं आगे। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब उनकी माताजी के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि
जो मेरी माता थी, जो मेरी माँ थी, ठीक है, वो पूरी तरह से अलग थी, पूरी तरह से विपरीत थी, पूरा उल्टा थी मेरे पिताजी के। पिताजी गुस्सैल थे, अहंकारी थे, ठीक है, और सब पे शक किया करते थे। लेकिन जो माता थी उनकी, जो माँ थी, वो पूरी अलग थी। कैसे अलग थी? धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। वो कहती है कि धरती माता इस पृथ्वी से भी ज़्यादा सहन शक्ति था उनमें और धैर्य था। सब कुछ सह लेती थी वो, एक शब्द वो बोलती नहीं थी, सब सह जाती थी। पिताजी की हर ज्यादती, ज्यादती क्या होता है? हर जुल्म, सारा का सारा जुल्म, सारा का सारा क्या बोलना चाहिए, अत्याचार वो सह लेती थी। जितना भी पिताजी परेशान करते थे, जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, परेशान करते थे उसको, सब कुछ वो हंसते हुए सह लेती थी। ठीक है, पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य मीन्स अपना फल समझती थी, अपना कर्मों का फल समझती थी, और बच्चों की हर उचित अनुचित, अच्छा बुरा, फरमाइश को और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। कहते अपने माता के बारे में कहती, पिताजी चाहे जितना अत्याचार कर लें, जितना जुल्म कर लें उसके ऊपर, जितना परेशान कर रहे हैं, उसको अपना कर्मों का फल समझती थी। और बच्चे जितना भी जिद कर लें, जितना भी फरमाइश कर लें, जितना भी अच्छा बुरा फरमाइश करें, मम्मी ये कर दो वो कर दो, जितना भी फरमाइश करें और जितना भी जिद करें, उसको अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी समझ कर वो करती थी। और बड़े सरलता से करती थी, बड़ी आसानी से, बड़े सहज भाव से। ऐसा नहीं कि मजबूरी में करती थी, ऐसा नहीं था कि वो मजबूरी में करती थी, वो प्रेम करती थी सबसे बहुत, और बड़ी आसानी से, बड़ी सहज भाव से उसको सह लेती थी। बच्चे चाहे जितना परेशान करें, जो भी जिद करें, उनके पति जितना डांटें, जितना फटकारें उनको, ठीक है, जो भी कर लें उसके साथ, वो बड़ी आसानी से सह लेती थी और बड़े सरलता से घर में रहती थी। आजकल ऐसा हो तो रहेंगे नहीं, आजकल सोच बदल गया है, 2 लात दे के निकल लेगी, है ना। आजकल ऐसा नहीं सहते रे भैया। हो, उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया। बहुत ज़बरदस्त। माँ होती ही ऐसी है यार, मीन्स माँ जो है ना, क्या कहें, माँ होती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मन्नू भंडारी जी कहते हैं कि माँ ने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया, दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी त्याग दिया, अपने ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया उसने। मीन्स पूरी तरह से वो हमारे कामों में व्यस्त होती थी, अपने को देखने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। किसी चीज़ की मांग नहीं की, बोला कि आज एक साड़ी ला दो, आज ये गहने खरीद दो, कुछ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मांगा नहीं, हमेशा लोगों को दिया, हमेशा लोगों की सेवा की। हम भाई बहन सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। मन्नू भंडारी अजीब थी। सुनो इस लाइन में क्या बोलती हैं, जो हमारी माता जी थी ना, उनके लिए हमारे दिल में बहुत प्रेम था। शायद ये प्यार किससे आया था? सहानुभूति से। सहानुभूति समझते हो? सिंपैथी। शायद ये प्यार सिंपैथी से आया था, सहानुभूति से आया था। कैसे? जब हम किसी को बहुत परेशान देखते हैं, जब किसी को हम बहुत तकलीफ़ में देखते हैं, या फिर किसी के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो उसके प्रति हमको सहानुभूति होती है, एक लगाव हो जाता है उसके प्रति, एक ऐसा ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो, अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है और सहते जा रहा है, तो उस सहने वाले के लिए हमारे मन में एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि देखो यार कितना सहता है वो आदमी। तो ये प्रेम था, सहानुभूति की वजह से आया था, सिंपैथेटिक होकर, सिंपैथी की वजह से या सहानुभूति की वजह से उन बच्चों के हृदय में प्रेम था माँ के लिए। माँ के लिए प्रेम क्यों था पता है? मन्नू भंडारी का जो अपनी माँ के लिए प्रेम इसलिए था क्योंकि उसके पिताजी अपनी माँ पे बहुत अत्याचार करते थे। उसके जो पिताजी थे मन्नू के माता पे बहुत अत्याचार करते थे, परेशान करते थे, तंग करते थे। इस सब को देखकर मन्नू के प्रेम में अपनी माता के लिए, मन्नू के हृदय में अपनी माता के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। ये प्रेम सिर्फ सहानुभूति की वजह से था। वो कहती है कि मेरी माँ कभी मेरा रोल मॉडल नहीं बनी, मैंने मम्मी को कभी फॉलो नहीं किया। वो कहती है कि मेरे लिए जो माँ थी ना, मेरे लिए रोल मॉडल नहीं थी, मैं मम्मी के जैसे नहीं बनना चाहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मम्मी सब कुछ सह जाती थी, मजबूर थी, वो घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। ठीक है, शादी तोड़ के नहीं जा सकती थी, वो मजबूर थी, मजबूरी में सब कुछ सह जाती थी। तो मैं ऐसा मजबूर होकर सब कुछ सहने वाली नहीं बनना चाहती थी। कहती थी कि मैं अपने माँ के जैसे नहीं बनूंगी।
माँ मुझे कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बनी, मेरे लिए इंस्पायरिंग नहीं बनी, इंस्पिरेशन नहीं बनी, वो मेरे लिए रोल मॉडल नहीं थी। मैं माँ के जैसा नहीं बनना चाहती कि सब कुछ चुपचाप मैं सह लूँ, ठीक है। वो कहती है ना, निहायत ये साफ असहाय मजबूरी में लिपटा उनका त्याग। जो भी त्याग करती थी, जो भी सेक्रीफाइस करती थी, वो मजबूरी में भी करती थी। हो सकता है मजबूरी हो, मीन्स पहले के ज़माने में शादी तोड़ना अच्छी बात नहीं माना जाता था। ऐसा होता तो शायद वो तोड़ के चली जाती, शायद वो पढ़ी लिखी होती तो घर छोड़ के चली जाती, कोई नौकरी कर लेती। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो जाएगी कहाँ? पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था तो जाएगी कहाँ? तो घर में पड़ी रहती थी, जो जैसा बोलता था करती रहती थी, सब कुछ सह जाती थी, सब कुछ त्याग करती थी सबके लिए। तो मन्नू कहती हैं कि माँ जैसी है ना, मैं वैसे नहीं बनना चाहती, मैं इतना त्याग नहीं कर सकती, मैं इतना अपने आप को सबके लिए झोंक नहीं सकती, न्यौछावर नहीं कर सकती। तो माँ मेरे लिए कभी आदर्श नहीं बनी। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने पिताजी की बात अब तो करती रही, पैतृक पुराण, वो हंसते हुए बोलती है मजाकिया अंदाज में, मैं अपना पैतृक पुराण जो है अपने पिताजी का जो गाथा गा रही थी उसको यहीं पे समाप्त करती हूँ और मैं अपने पर आती हूँ। मैं अब अपने पर आती हूँ, मैं अब अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कैसी थी, क्या था, कैसे था, सब चीज़ें मैं बात करती हूँ, ठीक है। देखो, पिताजी के बारे में गौरव गाथा मैं बंद करती हूँ बोलेगी, लेकिन अभी पिताजी के बारे में बात करना बंद नहीं होगा, आगे जाकर वो बहुत बात करेगी पिताजी के बारे में भी, ठीक है। तो हमारा भाग 1 हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब भाग 2 में नहीं है, हमारे वीडियो का भाग 2 होगा, भाग 2 और 3 2 भागों में और इसका वीडियो बनाया जाएगा। तो दूसरा भाग हम प्रारंभ करेंगे कल।